सभी को नमस्कार। राजस्थान सामान्य ज्ञान में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान की नदियाँ। जो राजस्थान की नदियाँ हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला हमने पढ़ा आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जो कि 60% भाग पर थी। दूसरी अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बंगाल की खाड़ी, ये है 24% भाग पे, 24% है। उसके बाद में अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ वो है 16% भाग। तो जो हमने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें एक ट्रिक बताई थी, काका सामे रूबरू गांव गया। तो उसमें हमने ट्रिक के माध्यम से जितनी भी नदियाँ थी वो हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। बंगाल आपको पता होगा भारत का जो नक्शा है जिसमें इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, यहाँ राजस्थान है। तो ऐसी नदियाँ जो अपना जल इस साइड में बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है वो नदियाँ टोटल बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ मानी जाएगी। इसी में पढ़ते हैं नंबर 1 चंबल नदी। चंबल नदी है, उसका उद्गम है महू के निकट जानापाव की पहाड़ी, इंदौर मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। एक बार मैं प्रयास करता हूँ समझाने का, उसके बाद में इसको और चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे। यहाँ से महू के निकट जानापाव की पहाड़ी और राजस्थान में प्रवेश करती है ये चित्तौड़गढ़ में, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ है। इसका अन्य नाम देखो चर्मणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्य वाहिनी नदी। इस नदी के अन्य नाम है ये, राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं, चर्मणवती नदी भी बोलते हैं, और बारहमासी नदी भी है और नित्य वाहिनी नदी भी है। और ये नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ये यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी चंबल नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन है वो चंबल नदी पे ही होता है, मिट्टी से अपर्दन है वो सबसे ज़्यादा चंबल नदी पर ही होता है। उसके बाद में बात करें कि इस पर बांध, चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध है। जो पहला बांध है वो गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है वहीं पे। उसके बाद में जवाहर सागर बांध जो कोटा में है, और उसके बाद में चौथा बांध है कोटा बैराज जो कोटा के अंदर है। ये जो 3 बांध है जो बने हुए हैं, इन तीनों से बिजली की आपूर्ति होती है, बिजली है उसका उत्पादन किया जाता है। और कोटा बैराज सिंचाई के लिए या जल आपूर्ति के लिए बनाया गया है। अब इसकी कुल लंबाई जो चंबल नदी है, उसकी कुल लंबाई जो चंबल नदी है यहाँ से लगा के यहाँ जो यमुना में मिल जाती है, इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। और राजस्थान में ये यहाँ से यहाँ तक राजस्थान में है वो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अंतर्राज्यीय जो सीमा है जो ये एमपी और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है वो है 241 किलोमीटर। अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग दिया हुआ है, आप भी उसको देख लीजिए। उसके बाद है चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो कोटा के अंदर है, वो भी चंबल नदी पर है। कोटा के अंदर चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, वो भी चंबल नदी पे है। उसके बाद में बात करें कि धौलपुर दुर्ग है, वो भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। धौलपुर दुर्ग चंबल नदी के किनारे। और ये अंत में इटावा यूपी के अंदर जो बात कर रहे थे यमुना नदी में मिल जाती है, यानी चंबल नदी है जो राजस्थान मध्य प्रदेश से महू के निकट इंदौर के पास में जानापाव की पहाड़ियाँ, यहाँ से निकल कर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश और यहाँ सीमा बनाती हुई ये यहाँ इटावा यूपी के अंदर यमुना में मिल जाती है। इसी नदी पर, चंबल नदी पर जलप्रपात है वो है चूलिया जलप्रपात जो चित्तौड़गढ़ में है यहीं। उसकी ऊंचाई 18 मीटर यानी लगभग 54 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और इसी नदी पर कोटा के अंदर हैंगिंग ब्रिज भी है। हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में है।
इसकी सहायक नदियाँ, इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, मेज, बनास। ये बनास नदी राजसमंद से निकलकर उसके बाद में इधर से काली सिंध नदी, परवन नदी, पार्वती नदी, इस साइड से ये जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो है इसकी सहायक नदियाँ। आगे बात करते हैं मैप के माध्यम से, मानचित्र देखिए चंबल नदी का। यहाँ महू एमपी यहाँ से निकलती है और राजस्थान में देखिए यहाँ से ऐसे जाके यहाँ राजस्थान, यहाँ चित्तौड़गढ़ में जो जगह का नाम है भैंसरोडगढ़ या 84गढ़, हम कह सकते 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में इसी पे जो बांध बने हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं कि पहला जो बांध है वो एमपी में ही है। कौन सा? गांधी सागर बांध पहला बांध है एमपी में। दूसरा उस पर जो बांध है वो है राणा प्रताप, चित्तौड़गढ़ के अंदर है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ के अंदर है राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में बात करते हैं इसी नदी के ऊपर कोटा के अंदर है जवाहर सागर बांध, कोटा के अंदर है जवाहर सागर बांध। फिर कोटा भी एक और बांध है कोटा बैराज। जो ये 3 बांध थे, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, और तीसरा है जवाहर सागर बांध जो कोटा के अंदर है, और चौथा है कोटा बैराज। यानी ये 3 जो शुरुआत में जो 3 बताए हैं, इन तीनों से बिजली उत्पादन होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसी के ऊपर चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कि 18 मीटर ऊंचाई पे है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये नदी आगे चलकर इस साइड से एक मेज नदी है वो इसमें मिलती है। उसके बाद में इस साइड से बहुत सारी नदियाँ मिलने वाली है, जैसे पार्वती है, काली सिंध है, परवन है। इसके अलावा ये आगे जाते हुए अंत में देखो ये यहाँ सीमा बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। उसके बाद में ये यमुना नदी है, इसमें ये में मिल जाती है। कहाँ? इटावा यूपी के अंदर। और इसी नदी के ऊपर धौलपुर दुर्ग भी है। इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, देखिए महू एमपी, फिर रतलाम, उज्जैन, यहाँ से होती हुई राजस्थान में चित्तौड़गढ़, केशोरायपाटन, बूंदी जो है वो भी इसी नदी के किनारे है। अब बात करते हैं पार्वती नदी, इसी की सहायक नदी है पार्वती नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की सीहोर क्षेत्र और राजस्थान में ये प्रवेश करती है करियाहाट बारां के अंदर, और कोटा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ आते हुए कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये है पार्वती नदी। इसके बाद में बात करते हैं इसी की सहायक नदी तो नहीं कह सकते वैसे, लेकिन जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जा सकती है और ले जाने वाली नदी है वो एक बाणगंगा भी है। इसी में बात कर लेते हैं बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। देखो बाणगंगा जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसके किनारे बेराट सभ्यता, ये जो बाणगंगा है ये जयपुर से निकलती है और इसी के किनारे बेराट सभ्यता है। यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है। यानी सीधा जल ले जाने वाली एक तो ये चंबल नदी है और दूसरी नदी है वो है बाणगंगा नदी। इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं जो पार्वती नदी, हमने अभी उसको मैप के माध्यम से समझा। पार्वती नदी है वो सीहोर क्षेत्र एमपी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में प्रवेश करियाहाट बारां के अंदर, और कोटा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में परवन नदी, ये राजस्थान में प्रवेश खरीबोर गांव झालावाड़ के अंदर, राजस्थान में प्रवेश खरीबोर गांव झालावाड़ के अंदर, और कोटा में ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य वो परवन नदी के ऊपर है।
शेरगढ़ अभयारण्य है वो परवन नदी पर है, जो बारां के अंदर है। अभी दो नदी और देख लेते हैं, उसके बाद में मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें। काली सिंध नदी देवास एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश है रायपुर गांव झालावाड़ के अंदर, और नानेर कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। और आहू नदी है वो सुसनेर एमपी से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश है नंदपुर गांव झालावाड़, और इसी गागरोन के किले के पास झालावाड़ में काली सिंध नदी में ये मिल जाती है आहू नदी, और काली सिंध नदी में मिल जाती है, और काली सिंध नदी है वो चंबल में मिल जाती है। मेज नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, और गंभीरी नदी गंगापुर सिटी करौली से निकलकर यमुना में मिल जाती है। चलो अभी ये जो तीन नदियां हैं उसको मैप के माध्यम से समझे। ये देखिए, ये है परवन नदी। ये परवन नदी उद्गम है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार, राजस्थान में प्रवेश है खरीबोर गांव झालावाड़। ये देखो राजस्थान में, यहाँ से ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में ये झालावाड़ है। ये जो नीचे वाला ये वो तो 12 है, ये इसमें झालावाड़ में खरीबोर गांव में आती है, और यह रामगढ़ कोटा में काली सिंध नदी में मिल जाती है। ये आगे देखिए, आगे चल के ये कोटा में यहाँ काली सिंध नदी में मिल जाती है, और काली सिंध नदी है वो आगे चंबल में मिल जाती है। इसी नदी पर 12 जिले में परवन, ये इसी नदी में 12 जिले में ये देखिए यहाँ 12 जिले में परवन परियोजना शुरू की गई है इसी नदी पर, यानी जो परवन नदी है उसी पर 12 जिले में परवन परियोजना शुरू की गई है। उसके बाद में दूसरी है जो काली सिंध नदी है, इसका भी देवास मध्य प्रदेश जो है उद्गम स्थल है। ये यहाँ से देवास मध्य प्रदेश से, यहाँ से ये निकल कर ये आगे चंबल में मिल जाती है, और बागली गांव की पहाड़ी से निकलती है, और राजस्थान में प्रवेश है रायपुर गांव झालावाड़ में, और नानारा कोटा में चंबल में मिल जाती है, यानी अंत में ये चंबल नदी में मिल जाती है। आपको याद रखना है कि ये जो परवन नदी है वो काली सिंध में मिलती है, और काली सिंध यहाँ से निकलकर देवास से, और ये दोनों इकट्ठी होकर चंबल में मिल जाती है। उसके बाद में है आहू नदी। आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है, और यहाँ से मध्य प्रदेश से, और राजस्थान में प्रवेश नंदगाम झालावाड़, यहाँ झालावाड़ यहाँ प्रवेश करती है, और ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। देखिए ये दो नदियाँ थी, एक तो परवन नदी और दूसरी है आहू नदी। ये दोनों एक इस साइड से, परवन इस साइड से, दोनों ये काली सिंध नदी में मिलती है यहाँ पर, और ये काली सिंध नदी है ये आगे चंबल में मिल जाती है, और ये चंबल की सहायक नदियाँ मानी जाती है। जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो अपना जल चंबल में डालती हैं, तो ये चंबल की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं बनास नदी के बारे में। जो बनास नदी है, देखिए एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। बनास नदी यहाँ राजसमंद में, खमनौर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है, और यहाँ से ये यहाँ चंबल में मिलती है। अब कहाँ मिलती है, अब एक बार और डिटेल से पढ़ेंगे। खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, कुंभलगढ़ राजसमंद से। इसके अन्य नाम हैं कौन कौन से? वर्णासा नदी, वशिष्ठी नदी, वन की आशा नदी, इसके अन्य नाम है। और राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, यानी ये राजस्थान में बहती है, इसलिए बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और इसी नदी पे, बनास नदी पे 3 त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर 1 बिंगोद, जो भीलवाड़ा के अंदर है, उसमें 3 नदियां बनास, बेड़च और मैनाल। ये जो राजस्थान है, राजसमंद से निकल के यहाँ भीलवाड़ा के अंदर, दोबारा इसको बनाने का प्रयास करो।
यहाँ जो भीलवाड़ा है, यहाँ राजसमंद से निकलती है बनास नदी। यहाँ बनास, बेड़च और मेनाल, ये 3 नदियाँ आपस में मिलती है बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। तो एक ये त्रिवेणी संगम हो गया। उसके बाद में दूसरा है बिशलपुर टोंक के अंदर। टोंक जो यहाँ है, इस पर 3 नदियाँ हैं। एक तो बनास हो ही गई, और उसके बाद डाई और खारी, 2 नदियाँ और हैं, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी, बिशलपुर टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम। तीसरा है रामेश्वर स्वाई माधोपुर में, रामेश्वरम में। ये तो मेन नदी ये तो है ही, कौन सी, बनास, इधर से चंबल में मिलती है। और एक यहीं सीप, इसी के पास में छोटी सी नदी है सीप। तो बनास, चंबल और सीप नदी रामेश्वर स्वाई माधोपुर में मिलती है। तो ये जो 3 त्रिवेणी संगम हैं वो बनास नदी पे। कौन कौन से, बिंगोद, भीलवाड़ा, जिसमें बनास, बेड़च और मेनाल, मेनाल जगह का नाम ही है, बिंगोद, भीलवाड़ा, मेनाल ये। और मेनाल एक नदी भी है, बनास तो नदी है ही साथ में बड़ी, और एक छोटी नदी है बेड़च। उसके बाद में बिशलपुर, उसमें 3 नदियाँ, बनास जो मेन नदी, उसके अंदर डाई और खारी, ये 3 और 2 और मिल गई, तो ये 3 हो गई। उसके बाद रामेश्वर में इस साइड से चंबल, इस साइड से बनास, और एक यहीं है सीप। तो इस तरह से त्रिवेणी संगम जो 3 है वो बनास नदी पे है। उसके बाद में बात करते हैं कि बिशलपुर बांध टोंक बनास नदी पे है, जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया था। इसकी सहायक नदियाँ बनास की बेड़च, कोठारी, गंभीरी, खारी और डाई। तो कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन सी नदी किसकी सहायक है, तो इसलिए ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं बेड़च नदी। ये जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर। उसके बाद में बेड़च नदी, ये कहाँ से निकलती है, गोकुंदा की पहाड़ियाँ, उदय सागर झील, उदयपुर से। तो आपसे पूछा जाता है कि बेड़च नदी है उसका उद्गम बताइए, तो आपको याद करना है गोकुंदा की पहाड़ियाँ, उदय सागर झील, उदयपुर। झीलों की नगरी बोला जाता है उदयपुर को। इसी में गोकुंदा की पहाड़ियाँ हैं, उदय सागर झील है उदयपुर में। इसी पे आहड़ सभ्यता है, इसी नदी के किनारे क्या है, आहड़ सभ्यता है। और आहड़ सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जो यहाँ कांतली नदी है उसके किनारे नीम का थाना सीकर, जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है वो है। उसके बाद आहड़ है, ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इसकी कुल लंबाई इस नदी की है 190 किलोमीटर। कोठारी नदी जो दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, कोठारी नदी है जो राजसमंद है, उसी से बनास नदी भी है, और उसी के पास में है कोठारी नदी जो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से। बस इतना याद होना चाहिए आपको। गंभीरी नदी जावद की पहाड़ियाँ एमपी मध्य प्रदेश से चित्तौड़ के पास बेड़च नदी में मिल जाती है, बेड़च नदी में यहाँ मिल जाती है। यानी ये गंभीरी नदी है, ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। उसके बाद में खारी नदी, जो खारी नदी है वो बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं और अंत में बनास में मिल जाती है, और बिशलपुर टोंक के पास खारी नदी। उसके बाद में डाई नदी, डाई नदी है वो भिनाई, अजमेर, ये जो मेन तो नहीं है लेकिन आपको इनको याद करना है कि ये नदी कहाँ से निकलती है। जैसे खारी नदी है बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, आपको पता होना चाहिए। और ये बनास में मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन ये सहायक है। और ये अपना पानी कहाँ डालती है और ये उसका उद्गम कहाँ से है ये पता होना चाहिए। फिर है डाई नदी, डाई नदी अजमेर और ये बिशलपुर टोंक बनास में मिल जाती है, बिशलपुर टोंक के पास में बनास में मिल जाती है, भिनाई अजमेर से निकलती है। फिर बाणगंगा नदी है, यह आपने पहले देख चुके हो, बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं, और इसी के किनारे बेराट सभ्यता भी है। और ये कुल लंबाई 380 किलोमीटर। और राजस्थान की ये दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है। राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है और फतेहाबाद के पास यमुना में मिल जाती है।
अभी हमने जो पढ़ा वो था, ये वो नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। इसमें हमने पढ़ा एक चंबल नदी, उसके बाद में पढ़ा इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे यहीं से परवन, यहीं से काली सिंध, यहीं से एक और थी काली सिंध के बाद में आहू नदी भी है, परवन पार्वती नदी मध्य प्रदेश से इधर। तो ऐसे ये जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं ये अपना जल अंत में चंबल नदी में डालती है। इसके बाद में मुख्य नदी एक और थी, ये जो बनास नदी, जो हमने पढ़ा कि राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और इसी नदी पे 3 त्रिवेणी संगम है, यहाँ एक भीलवाड़ा में, फिर टोंक में, फिर ये सवाई माधोपुर में। तो ये त्रिवेणी संगम बनाने वाली, और ये नदी भी अपना जल चंबल में डाल देती है। और चंबल अंत में यमुना नदी है वो गंगा में, और गंगा ब्रह्मपुत्र में, और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। उसके बाद में एक और यहाँ अलग से पड़ी थी जो सहायक नहीं है उसकी, लेकिन बाण गंगा पड़ी, जयपुर से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कह सकते हैं, क्योंकि वो 380 किलोमीटर है और उसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। और ये सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है, ये सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है। 380 किलोमीटर है, इसी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, इसी को ताला नदी भी कहते हैं। ये इसी पे बेराट की सभ्यता भी है। और ये फतेहाबाद यहाँ यमुना में मिल जाती है, फतेहाबाद के पास यमुना में मिल जाती है, हरियाणा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह का और वीडियो बनाते रहें, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ताकि हमें पता लगे कि हमने जो बनाया उसमें क्या सुधार करें, क्या उसमें करने वाला बाकी है। जय हिंद, जय भारत।